नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष है जीएसटी में फिर से हो सकता है फेरबदल और कैसे पड़ेगा आपकी जेब पे असर। करीब 5 साल पहले देश में जीएसटी लागू हुआ था और तब से लेकर अब तक जीएसटी को लेकर समय समय पर सवाल भी उठाए गए हैं और बदलाव भी होते रहे हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से देश में जीएसटी का स्लैब बदलने वाला है। आखिर ये बदलाव लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा या राहत भरा हो सकता है, इस पर करेंगे अपने स्वदेश विशेष में चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में एक बार फिर बदलावों की चर्चा शुरू हो चुकी है। अगले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। इससे पहले स्टेट मिनिस्टर्स के पैनल ने कुछ ऐसे प्रस्ताव तैयार किए हैं जिसके काउंसिल में जाने से पहले ही सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल जीएसटी की 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कीमती मेटल्स के लिए अलग से खास रेट्स भी हैं, जिससे जीएसटी सिस्टम काफी जटिल हो जाता है। पैनल ने जीएसटी रेट में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया है कि 12% और 18% स्लैब को मर्ज करके सिर्फ एक रेट 15% कर दिया जाए। कुछ जीओएम सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, साथ ही वो ये भी मानते हैं कि सिन गुड्स पर सेस को और बढ़ा दिया जाए। जीओएम के कुछ सदस्यों को लगता है कि 28% के स्लैब से किसी भी आइटम को हटाया न जाए। जैसे सीमेंट को अगर हटाया गया तो राज्यों की कमाई घट जाएगी। इसके अलावा एक प्रस्ताव और भी है जिसे लेकर ग्रुप के अंदर अलग अलग आवाजें हैं, जिसके मुताबिक जीएसटी की थ्रेशहोल्ड रेट को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। हालांकि इससे राज्यों की कमाई तो सालाना 1.5 लाख करोड़ बढ़ जाएगी, लेकिन कई सदस्यों को लगता है कि ऐसा करने के लिए समय वाजिब नहीं है, क्योंकि महंगाई 8 महीने की ऊंचाई पर है। देश में रिटेल महंगाई दर फरवरी में 6.07% दर्ज की गई है, जो कि रिजर्व बैंक के 6% के लक्ष्य से ज्यादा है। 5% स्लैब में ज्यादातर जरूरी आइटम्स आते हैं, जिसका सरोकार आम जनता से होता है। अगर इसे बढ़ाकर 8% किया गया तो महंगाई और बढ़ने का खतरा है। स्टेट मिनिस्टर्स के पैनल को जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में बदलाव पर अपने सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। मामले की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस हफ्ते दरों को लेकर अपना प्रस्ताव फाइनल कर सकती हैं। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक भी अगले महीने हो सकती है, जिसमें राज्यों के रेवेन्यू स्टेटस और पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इन प्रस्तावों को लागू करना आसान नहीं होगा। काउंसिल को राज्यों के साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे राज्यों की कमाई भी दुरुस्त रहे और जीएसटी की जटिलता भी कम हो। जीएसटी काउंसिल के ऊपर इस बात का दबाव है कि वो कुछ ऐसे फैसले करे ताकि राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी की जा सके। जीएसटी दरों के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है, वो अपनी अंतिम सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को जल्द सौंप सकती है, जिसमें अलग अलग स्लैब को मर्ज करने का प्रस्ताव भी शामिल है। लेकिन जरूरी इस्तेमाल की ज्यादातर जो वस्तुएं हैं वो निचले स्लैब में है, लिहाजा स्लैब को मर्ज करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है वो ये है कि जरूरी इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में बढ़ोतरी न हो। प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेश हरिभक्ति जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलबी के, और प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी संवाददाता ईटी नाउ स्वदेश से। प्रकाश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, कितनी उम्मीद है जितनी सिफारिशें दी गई हैं, क्या क्या अटकलें आएंगी और क्या यहाँ से प्रोसेस रहेगी? क्योंकि अभी सुनने में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि सब मर्ज हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 5 से 8 हो जाता है इस महंगाई के दौर में, वो भी दिक्कत की बात है। तो हमें ज़रा प्रोसेस वाइज समझाएं कि अब यहाँ से क्या प्रोसेस है जीएसटी मीटिंग तक और क्या क्या अटकलें और चैलेंजेस हैं इन सब में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त जीएसटी काउंसिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी कैसे की जाए, क्योंकि जीएसटी नियमों के हिसाब से 5 साल की अवधि जो है वो ख़त्म होने जा रही है जुलाई में जीएसटी कॉम्पनसेशन देने के लिए राज्यों की। लिहाजा राज्यों का घाटा जो है ख़त्म नहीं होगा और अगर जीएसटी कलेक्शन में तेज़ी नहीं आती है तो फिर राज्यों के लिए फिर इस घाटे की भरपाई करना खुद से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी चुनौती है। उसको देखते हुए तमाम तरह के प्रस्ताव जो हैं उस कमेटी के सामने दिए गए हैं, जो कमेटी
दरों में के जो जीएसटी रेट्स है उसके स्ट्रक्चर के लिए बनी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उस कमेटी में कई तरह की सिफारिशें दी गई हैं। आपको जैसा कि याद है कि कुछ समय पहले फिटमेंट कमेटी ने एक सिफारिश दी कि जो 0% स्लैब है और जो 5% स्लैब है उसको मर्ज करके 8% स्लैब कर दिया जाए, मतलब कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी रेट का उसको 8% कर दिया जाए। इससे ये होगा कि जो ज़रूरी सामान है वो ज़्यादातर 5% स्लैब में है या जीएसटी से बाहर हैं, उनके ऊपर मुश्किलें आ जाएंगी, दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी और फिर महंगाई का खतरा मंडराने लगेगा। एक सिफारिश ये भी थी कि कुछ आइटम जो हैं जो 0% स्लैब में आते हैं, मतलब उस पर जीएसटी नहीं देना होता है, उनको भी कुछ कंडीशंस के साथ जीएसटी के दायरे में लाई जाए। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन से आइटम्स होंगे, क्योंकि ज़्यादातर फूड आइटम्स जो हैं वो बाहर हैं। अगर उनको लाया जाता है फिर महंगाई का खतरा होगा। एक और प्रस्ताव ये है कि 12% और जो 18% का स्लैब है उसको मर्ज करके 15% का स्लैब कर दिया जाए। इस पर तो आम सहमति बनती हुई दिख रही है, लेकिन निचले स्लैब के लिए थ्रेशोल्ड को बढ़ाना ये एक बड़ी चुनौती है। 28% स्लैब में बहुत कम आइटम्स हैं, सीमेंट आइटम्स है जिसकी मांग की गई थी कि इसको सरकार को इस पर जीएसटी कम करना चाहिए, काउंसिल में प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी निवेश कर रही है और अगर जीएसटी की दरें कम होंगी तो इससे फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार का अपना अलग मत है। उसका कहना है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 11.8% के करीब है। ऐसा नहीं है कि इससे सरकार ज़्यादा वसूल रही है मौजूदा स्ट्रक्चर में। ऐसे में अगर इसको और कम किया जाता है तो राजस्व की बढ़ोतरी नहीं होगी, राज्य सरकारों को दिक्कतें होंगी। तो ये तमाम तरह के प्रस्ताव हैं जीओएम के सामने। इस पर सिलसिलेवार तरीके से आम सहमति बनानी है। महंगाई के बीच में क्या रेट स्ट्रक्चर के लिए जीओएम जाएगी, एक बड़ी चुनौती है। क्या कुछ ऐसे आइटम्स जो कि ऊंचले स्लैब में है उसको नीचे लाया जाएगा, या फिर जो बाहर है उसको जीएसटी स्लैब में लाया जाएगा। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मंथन होना है। उम्मीद ये की जा रही है कि यूपी में जब सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि यूपी के वित्त मंत्री भी इस जीओएम में शामिल हैं, फिर बैठक होगी और फिर उसके बाद अंतिम सिफारिशें जो है वो जीएसटी काउंसिल के सामने सौंपी जाएगी। शैलेश सर, अगर हम प्रकाश की बात को सुने तो ये लगता है कि अंत में, क्योंकि बात है राजस्व बढ़ाने की, तो आएगी तो महंगाई ही। क्या कोई तरीका है कि एक तरीका हो जिससे कि थोड़ा राजस्व बढ़ जाए लेकिन आम आदमी की जेब है वो थोड़ी सी बची रहे, क्योंकि इस समय महंगाई से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है आम इंसान? मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा हमारे सब लिसनर्स को कि जब जीएसटी को स्थापित किया था अपने सदन में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बताया था गुड एंड सिंपल टैक्स। और अगर हमको इसको गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना है तो एक ही दर होना चाहिए 15% का, और जो नीचे का दर है 5% का, उसको लिमिट से बढ़ा के 8% करने का प्रस्ताव जो है, मैं समझता हूं इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, क्योंकि इससे जो आईटीसी में जो लोगों को फायदा होगा और लोग जैसे जीएसटी प्रणाली में शामिल होंगे, तो आईटीसी के जरिए ऑफसेटिंग मैकेनिज्म लागू हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आज के दिन एक चीज तो बहुत साफ है कि जो कलेक्शंस हुए हैं जीएसटी में, पहली बार इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर ने रुक के बजट स्पीच के बीच में जीएसटी के आंकड़े बताए थे, क्योंकि ये आंकड़े बहुत फैंटास्टिक आंकड़े बन चुके हैं। 1,40,000 करोड़ का एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन हुआ था। और जो फॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारी इकोनॉमी का, डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर आ गया, ये सब आ गया, हमारा बॉन्ड डिजिटल टैक्स है जीएसटी। तो मुझे लगता है कि अगर 15% स्लैब रेट, नो नीड फॉर द जो 28% का जो स्लैब है उसको तो हटा ही देना चाहिए। सब चीज पे एक ही दर होना चाहिए 15%, और लोएस्ट लेवल पे 8%, और बहुत साफ तरीके से एग्जेम्प्ट जो करने हैं वो जरूर ऐसी आइटम ही होनी चाहिए, बहुत कम आइटम होनी चाहिए जो रोजमर्रा की चीजें। तो मैं समझता हूं कि 0, 8, 15 ये एक बहुत अच्छा सिंपल गुड एंड सिंपल टैक्स जीएसटी को बना देगा, जिसकी अपने देश को बहुत जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इससे फॉर्मलाइजेशन और तेजी से बढ़ेगा और जो टैक्स कलेक्शन है वो और बढ़ेगा।
प्रकाश, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आप लगातार वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलते रहते हैं, अलग अलग और अभी नॉर्थ ब्लॉक के जो अधिकारी हैं जो वहाँ पे आपकी मुलाकात होती रहती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या मन है यहाँ पे? ये तो चलिए स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई, उनके पर्सपेक्टिव की बात हो गई, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय क्या कहती है? वहाँ पे जब आप बात करते हैं वहाँ के अधिकारियों से तो क्या सेंस मिलता है आपको? देखिए, वित्त मंत्रालय के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्व कैसे बढ़ाई जाए। वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें लगातार ये मांग कर रही हैं जीएसटी काउंसिल में कि जो कॉम्पनसेशन की मियाद है, जो कि 5 साल पूरी होने जा रही है जुलाई में, और जुलाई से फिर कॉम्पनसेशन की अवधि मियाद अगर खत्म हो जाएगी तो फिर राज्यों के सामने मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से उनका राजस्व काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में अगर सरकार कॉम्पनसेशन नहीं देगी तो फिर उनके सामने मुश्किलें आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्व कैसे बढ़ाई जाए। जो फाइनेंस कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सालाना 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है राज्यों को, अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात कर लिए, और इसकी भरपाई सरकार कर रही है। अगर आप कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो और 4 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा तो राज्य सरकारें पैसे कहाँ से लाएंगी? सबसे बड़ी चुनौती ये है। अब आप राज्यों पर कितना दबाव डालेंगे कि वो मार्केट में जाएं, 50 साल के लिए लोन लें, भले वो 0% रेट पर ही हो। ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो आरएनआर यानी कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का जो फॉर्मूला जीएसटी में बनाया गया था, औसत दरें अगर आप देखें, फाइनेंस कमीशन कहती है कि वो 15% के करीब नहीं है, उससे कम है, वो 11.8% के आसपास में है। ऐसे में दरों को बढ़ाने का स्कोप अभी भी है। अब सवाल उठता है कि क्या वित्त मंत्रालय इस बात के पक्ष में है, क्योंकि वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होती हैं, उनके पास अधिकार है, सरकार इसको लेकर आगे बढ़ सकती है, उसकी मेजॉरिटी है जीएसटी काउंसिल में। अगर पक्ष में राज्य सरकारें वोट करती हैं, अगर वोटिंग की नौबत आती है तो ये फैसले लिए जा सकते हैं। पॉलिटिकल विल की बात है जो कि सरकार के पक्ष में है और सरकार ऐसा करती आई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है, महंगाई। क्या सरकार, ये तो तय है कि सरकार दरों के स्ट्रक्चर में बदलाव करेगी, लेकिन कब करेगी? अभी करेगी या कुछ वक्त और रुकना चाहेगी? यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से महंगाई और बढ़ी है। ऐसे में बेहतर वक्त क्या होगा? टाइमिंग का ही सवाल है। दरों के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव तो होंगे, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। कब सरकार करेगी, कैसे करेगी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। शैलेश सर, आपने जो इससे पहले बात करी थी 0815 और वो जो आपने कहा कि गुड एंड सिंपल टैक्स, वहाँ पे कई बार सरकार का ये रिस्पॉन्स भी रहता है कि हमको सारे स्टेट्स को साथ में लेकर चलना है, इसीलिए एक सहमति बनाने में दिक्कत होती है। और यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या स्टेट्स मानेंगे? अगर आप 0815 कर देंगे, जो 28% का उनका रेवेन्यू है, उसको कैसे एकजुट होकर फैसले पे आया जाए? वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। मैं ये समझता हूं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, और मैं ये देख रहा हूं, जैसे मैंने अभी गुजरात गवर्नमेंट के सदस्यों से थोड़ी सी बात की थी, उन्होंने अपने बजट बनाने का रवैया इस तरह से बदल दिया है कि उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज की एलोकेशन की क्षमता, ये सब बढ़ रही, और वो इस तरह से अपना अट्रैक्टिवनेस बनाने जा रहे हैं स्टेट का कि डेस्टिनेशन टैक्स जो है जीएसटी, उसकी डेस्टिनेशन अपने स्टेट में आए। क्यों? क्योंकि वहां बढ़ोतरी होगी, वहां इन्वेस्टमेंट होगा और सब ऐसे फल फूल सकेंगे। अगर सबने ये अपने खुद की जो चिंता है वो छोड़ दी और पूरे देश को ध्यान में रखा, तो मैं समझता हूं कि पूरे राज्यों में क्षमता बढ़ सकती है और हर एक का ग्रोथ हो सकता है। जब इंडियन इकोनॉमी हर एक आदमी मानता है कि 9% से ग्रो करेगी, तो मैं सोचता हूं कि अगर थोड़ी सी ये सिंप्लिसिटी और सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन एंड लो लिटिगेशन आ जाए, तो मैं समझता हूं कि जो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और लोग जो जुड़ेंगे इस प्रणाली में, उससे सभी स्टेटों को फायदा होगा और स्टेट्स अपने आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा के अपनी रेवेन्यूज बढ़ा सकेंगे और फिर बड़ी अच्छी तरह से बजटिंग करके अपने जो निवेश करना है स्टेट में, उसको बहुत प्रोडक्टिव तरीके से निवेश करेंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, शैलेश सर एंड प्रकाश दोनों हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या फ़ायदा है सिर्फ हम लोग की निंदा करके, कोई हुकूमत दिखाए मुर्दों को जिंदा करके। रूस यूक्रेन के युद्ध की तबाही दुनिया देख रही है, मगर तमाशबीन बनकर। दोनों के बीच एक और सुलह की कोशिश हो रही है और दूसरी ओर धमकी और चेतावनियों का भी सिलसिला जारी है। ऐसे में यूक्रेन की विश्व युद्ध छेड़ने की धमकी ने टेंशन खड़ी कर दी है। सवाल आखिर चारों तरफ से घिर रहा यूक्रेन आखिर क्यों और किसके इशारे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहा है। पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर और बातचीत।